हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे शाम हो रही थी और ठंड ने फैलना शुरू कर दिया था। सूरज ने अपना सुनहरा आंचल वापस खींच लिया था, मगर रात ने अभी भी अपनी काली चादर नहीं उड़ाई थी। सिंक में अपने हाथ धोते हुए उर्मिला ने मुंह उठाकर रसोई की बंद खिड़की देखी। जाली के उस पार झाड़ी में कुछ हिल रहा था। उर्मिला ने नजर गड़ाकर देखा, हरे रंग का एक चिकना दो मुंह वाला सांप रेंग रहा था। उर्मिला के माथे पर लकीरें जमने लगी। सांप जी कितना परेशान है। आग से पता चलता है कि रात को सोया नहीं है। बीबी जी का भी वही हालत है। काश मेरे से कुछ हो सकता। हाथ रगड़कर साफ करती हुई उर्मिला इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि दमयंती की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उर्मी, ओ उर्मी। उर्मिला सिंक में हाथ धोकर आंचल से पोंछती हुई बैठक में पहुंची। बैठक में माहौल बहुत गमगीन था। एकनाथ जी कमरे में बिछे कालीन को पार कर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में अपने भारी कदमों से टहल रहे थे। दमयंती माथा हाथ पर टिकाए और हाथ की कुहनी सोफे पर टिकाए एक और लुढ़की पड़ी थी। उसकी मुद्रा से ही लगता था कि सिर में भयंकर पीड़ा है, जो सुबह से ही उसके सिर में अपनी ड्यूटी बजा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोफे के एक कोने में ध्रुव अपने पैर मोड़कर बैठा शोरूम से अभी अभी लाए नई कारों के कोटेशन पर झुका हुआ था। पापा, इसमें से तो कोई भी कार अपने बजट में नहीं बैठती। सबकी चिंता तो आंखों में प्रश्न पूछते ध्रुव की तस्वीर तैरने लगी। उर्मिला भूल गई कि उसे दमयंती ने बुलाया था और दमयंती भूल गई कि उसने क्यों उसे आवाज दी थी। और एकनाथ के चहलकदमी करते भारी कदम कथक की मुद्रा में ठिठक गए। उनकी निराश आंखों ने सब कुछ कह दिया था, मगर जीवन संगिनी के होंठ उन्हें दोहराए बिना नहीं रह सकते थे। अतः दमयंती के होंठ, जिन्हें इससे पहले अदरक वाली चाय की तलब थी, अब थरथरा उठे और शब्द होठों की सीमा लांग बैठक में जा पहुंचे। उस दिन तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनके लिए कुछ भी मांगना घृणित लग रहा था। उस दिन बड़ी शान से कह रहे थे कि हमें तो बस ऋतु चाहिए, हम लेन देन में विश्वास नहीं रखते। और अब जब शादी को केवल 20 दिन बचे हैं तो उर्मिला ने दमयंती की रात भर की थकी आंखें देखी। उसे भी याद आ गया वो दिन, जिस दिन लड़के वाले अपनी ऋतु बिटिया को देखने को आए। वो दिन में घर का कोना कोना रगड़ कर चमकाई, ऐसे जैसे घर सफा नहीं देखेंगे तो रिश्ता भी नहीं होना। लड़का कितना सुंदर था ना, बात भी बहुत अच्छा बोलता था। माई बाप भी ठीक ही लग रहा था। फिर अभी ऐसा क्या हो गया। मैं कितना खुश थी कि जीजी को कितना अच्छा लोग मिल रहे। 4-4 मिठाई और 4-4 नमकीन बनाई मैं। वो लड़का तो इतना अच्छा था कि चाय भी नहीं पिया। उर्मिला को अचानक याद आया कि दमयंती ने उसे किसी काम से बुलाया था। हो ना हो उनको चाय चाहिए होगी। उसने दमयंती की ओर देखा, मगर दमयंती तो दयनीय आंखों से एकनाथ की ओर देख रही थी। ए जी, हमारी ऋतु को जो देखने आया था वो तो बहुत सज्जन परिवार था। ये लोग कौन हैं? कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ऋतु चाहिए और कुछ नहीं। फलाना ढिमकाना। लड़के के मामा ने फोन करके कहा था कि हमारी इज्जत का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। बिना कार के आजकल कोई शादी होती है भला। ध्रुव, जिसकी आज तक स्पोर्ट्स बाइक की साध पूरी नहीं हुई थी, आज भवक उठा। ये मामा जी कहाँ से टपक पड़े। इतनी सारे रस्में हो गई, कहीं नहीं दिखाई दिए। अब कहाँ से अवतरित हुए हैं। जैसे एक नंगे तार को छूने से दूसरी नंगे तार में भी बिजली प्रवाहमान हो उठती है। बेटे के आलाप के बाद पिता ने भी अपना आलाप छेड़ दिया। आज भी लोग दहेज जैसी घृणित प्रथा में विश्वास रखते हैं। छी, कब बदलेगी लोगों की दकियानूसी सोच। लड़का लड़की दोनों कमाते हैं तो खुद सब कुछ क्यों नहीं खरीद लेते। हम बूढ़े माँ बाप की गर्दन क्यों रेतने में लगे हैं। ऋतु की भी तो इतने साल की सर्विस हो गई और राजेश भी कई साल से काम कर रहा है। इनको कार चाहिए तो खरीदें कार। यज्ञ हवन में जैसे अंतिम आहुति डालते समय हाथ उठाया जाता है, वैसे ही हवा में हाथ उठाकर एकनाथ जी सोफे में धंस गए। उन्होंने जैसे शादी के इस खेल से हाथ खींच लिया। निर्वाण प्राप्त एकनाथ जी को देखकर सब हतप्रभ थे, क्योंकि वे सब तो अभी भी इसी माया जाल में फंसे सांसारिक लड़की वाले ही थे। शादी तो होनी थी,
चाहे एकनाथ जी जो साधुवाद सुनाए। उर्मिला को लगा कि अभी यह चर्चा लंबी चलेगी, क्योंकि कोई हल निकालने की बजाय एकनाथ जी विषय से भटक रहे हैं। इसलिए उसने इस तारतम्यता को तोड़ते हुए कहा, बीबी जी काय को बुलाया था? सर दुखना बंद नहीं हुआ? एक चाय अदरक डाल के। उर्मिला पीछे मुड़ी ही थी कि उसके मुंह मोड़ने की अर्जी को अस्वीकार करते हुए दमयंती ने फिर पुकारा, और सुन। उर्मिला मुड़ी, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, गले में लगने जितनी। उर्मिला लौटने को हुई कि फिर किसी को उसका मुंह मोड़ना पसंद न आया। मौसी, इस बार ध्रुव ने आवाज लगाई, आखिर उसे भी अर्जियां अस्वीकार करने का अधिकार है। मेरे लिए भी एक। बार बार की टोक से तंग आकर उर्मिला वहीं खड़ी हो गई और उसने तीसरी अर्जी अस्वीकार होने से पहले खुद ही उसे स्वीकार करवा डाला। साहब, आपको भी? नहीं, मुझे चाहिए तो नहीं थी, मगर अदरक वाली बना रही हो तो एक आधी कप मुझे भी दे ही दो। उर्मिला किचन में लौट आई। यहाँ गैस पर पानी उबल रहा था और वहाँ बैठक में सबके सब। उर्मिला ने खौलती चाय पत्ती में दूध डाला तो पतीले में सब शांत हो गया। बाहर बैठक में अब सब इस चर्चा में लगे थे कि और पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाए। रिश्तेदार तो पैदा होते ही हैं इसी दिन हाथ झाड़कर खड़े होने के लिए। सबके घर में इसी समय कड़की चलती है, वरना बाकी समय तो ठाठ दिखाने के लिए कुछ भी कर जाए और सेखी भगाते फिरे अपनी धन संपदा की। जीने में स्कूटी खड़ा करने की आवाज आई। उर्मिला ने चाय के पतीले में लगभग 1 कप दूध और बढ़ा दिया। ऋतु आ गई थी। ऋतु बैठक से होते हुए सब्जियों का थैला लिए किचन में घुस आई थी। बैठक में चर्चा का जो तार वो छोड़ आई थी, उसकी कंपन वो किचन तक ले आई थी, क्योंकि बातचीत का कुछ अंश वो किचन से ही चिल्ला चिल्ला कर पूरा कर रही थी। उसने थैले को फ्रिज से करीने से टिकाते हुए फ्रिज खोला और फ्रिज में सिर घुसाकर किसी सवाल का जवाब देती हुई सी बोली, आप टेंशन मत लो। यह बात तो फ्रिज को छोड़कर किसी को सुनाई नहीं दी। चाय में घिसी हुई अदरक डालती पास खड़ी उर्मिला तक को नहीं। इस अनहद के बाद कही गई बातें सबने सुनी, बैठक में भी सबने सुनी। मैंने अपने ऑफिस में बात की थी, पीएफ तोड़ सकती हूँ और फिर कुछ एफडी भी है। अदरक ने खौलना शुरू कर दिया था और उसकी खुशबू की लपटें बैठक तक पहुंच रही थी। मगर सबसे पहले तो इस लपट ने ऋतु की नाक में सेंध मारी। मौसी, मेरे लिए भी 1 कप? हाँ, मेरे को पता था, इसलिए पहले ही मैं 4 कप बना रही हूँ। ऋतु जैसे ही रसोई के दरवाजे की ओर मुड़ी कि किसी अप्रत्याशित चुनावी नतीजों की तरह दमयंती दरवाजे पर खड़ी मिली। अप्रत्याशित इसलिए कि अपने सिरदर्द के कारण चलना फिरना तो दूर, अपनी कुर्सी से उनके उठने की भी प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। उर्मिला और ऋतु दमयंती को उसी तरह देख रहे थे जैसे किसी अप्रत्याशित विजयी उम्मीदवार को देखा जाता है। दमयंती काफी तेजी से ऋतु की ओर बढ़ी और उसे लगभग फ्रिज के पास घेरते हुए इस लहजे में बोली जैसे कोई चुपके से ब्लैक टिकट बेच रहा हो, तू पागल है क्या? क्यों अपने पैसे लुटा रही है वो लड़के वालों पर? मगर मम्मा, उनकी डिमांड्स भी तो पूरी करनी होगी ना। उर्मिला ने 4 कपों में चाय उड़ेली और माँ बेटी के गुरु ज्ञान से तटस्थ होकर 2 चाय बैठक में देने चली गई। मगर यहाँ दमयंती किसी गुरु द्वारा कान फूकने के लहजे में अपने जन्म भर का अनुभव ऋतु के कान में उड़ेल रही थी। देख ऋतु, जब आड़ा समय आता है तो मुट्ठी के 2-4 पैसे ही काम आते हैं। तब कोई माँ बाप, भाई भौजाई, पति ससुर, देवर, यहाँ तक कि अपनी जायज संतान भी काम नहीं आती। और फिर जिनके लिए तू पैसे फेंक रही है वो तो लेने के लिए ही उतावले हैं। भला तुझे जरूरत पड़ने पर कहाँ से देंगे? अपनी देखभाल के लिए कुछ बचा कर रख। मगर मम्मा, फिर बिना खर्चे के शादी कैसे होगी? उर्मिला ने बैठक में कदम रखा तो एक नजर पूरी बैठक में ऊपर से नीचे घूम गई। उसे इस घर में रखा अपना पहला कदम याद आ गया। पहले माँ करती थी और माँ ही एक घर दिखाने लाई थी काम करने के लिए। दमयंती ने उसकी आंखों के सामने ही इस घर में कदम रखा था और अब ऋतु का इस घर से जाने का समय आ गया। ऊपर लगी फॉल्स सीलिंग तब ना हुआ करती थी, तब छत दूसरी ही थी। कमरे की चीजें भी तो कितनी बदल गई हैं, घर कितना बदल गया है। और लोग, उसने चाय टेबल पर रखी
और किचन में वापस आ गई। स्लैब पर रखी माँ बेटी की चाय वैसे ही रखी भाप छोड़ रही थी। उसने उन्हें सॉसर से ढक दिया। तू इस शादी ब्याह की रीत को नहीं समझती। लड़के वालों का काम ही है हमसे ज्यादा ऐठना, और हमारा काम है उनके छलावे में नहाना और कम से कम में तेरी विदाई करना। वहीं चाय का पतीला और चाय छन्नी धोती उर्मिला के चेहरे पर एक स्मित दौड़कर खत्म हो गई। कुछ ऐसे ही जैसे घने बादलों के बीच एक बिजली अचानक चमक कर गायब हो जाती है। यह बिजली क्यों चमकी अचानक? क्या सोच रही थी उर्मिला? उर्मिला सोच नहीं रही थी। सोचने का काम उसने कल रात ही बंद कर दिया। जो थोड़ा बहुत सोच भी रही थी सो अभी अभी माँ बेटी के गुरु ज्ञान के बाद बंद कर दिया। क्यों? और मुस्कुराई क्यों? ओह मुस्कुराई क्योंकि कल रात का गुरु ज्ञान याद आ गया जो उसकी माँ ने ठीक उसी तरह दिया जैसे दमयंती ऋतु को दे रही है। ओह एकनाथ के परिवार की हालत देख इतना तड़प उठी थी कि अपने गहने और जमा पूंजी इकट्ठा कर एकनाथ को देने वाली थी। जानती है इससे बहुत कुछ तो नहीं, मगर ऋतु बिटिया की शादी में जो भी फर्क पड़ जाए सो। यही बात ठीक ऋतु के लहजे में उसने अपनी माँ से कही थी और दमयंती जैसा ही जवाब पाया था वह मुस्कुरा पड़ी थी। तो बस माओ के अनुभव में इतनी समानता देख जैसे कोई एक ही सांचे में ढली मूर्तियां अलग अलग घरों में देखकर मुस्कुरा पड़े। ऋतु और दमयंती किचन में जा चुकी थी। चाय छन्नी को स्टील के तारों से बने मार्जक से रगड़ते हुए उर्मिला ने फिर खिड़की की जाली से बाहर देखा। घना अंधेरा छाया हुआ था। उसके घर लौटने का समय जो हो चला था। उसने नीचे झाड़ियों में देखा। काली काली झाड़ियों में कुछ दिख नहीं पड़ रहा था, लेकिन वहां कुछ था जिससे पत्तियां सरसरा रही थी। उर्मिला ने भीतर कदम रखा तो आंखों ने श्री गणेश दीवार पर टंगी घड़ी के कांटों को देखकर किया। कांटे सचमुच चुभने लायक थे क्योंकि उसे काम पर आने में बहुत देर हो गई थी। रोज तो इस घर में अब तक 2 बार चाय हो जाती थी। मैं भी क्या करूं? बिन्नी स्कूल जाने को ना बोल रही थी। कितना समझाए कि बेटा पढ़ ले। मेरे वास्ते नहीं पढ़ रही तू, तेरे वास्ते पढ़ ले तभी समझी, नहीं तो ये छोरी भी तो एक ही है। गनीमत से बैठक में सब किसी गहन विचार विमर्श में डूबे थे। उर्मिला ने चुपचाप किचन की राह ली और चाय चढ़ाकर चावल बीनने लगी। जब इलायची की खुशबू नाक में गई तो चावल की थाली फ्रिज के ऊपर रख और ट्रे में कप सजाने लगी। आजकल घर में सबको इलायची वाली चाय पसंद आ रही है। जब चाय छाने लगी तो पाया कि रोज की तरह आज फिर उसने 3 की जगह 4 कप ट्रे में लगा दिए हैं। ऋतु बिटिया को विदा हुए 1 साल होने को आया, मगर मैं फिर वही गलती करती हूँ। उसने खाली कप निकालकर स्लैब पर रखा और इलायची की खुशबू बिखेरते बैठक में पहुंची। एकनाथ अपना दायां पैर बाएं घुटने पर टिकाए बाएं हाथ से उसका तलवा सहलाते हुए सोफे पर बैठे थे और अपने हीरो में भुनभुना रहे थे। सभी उनकी भुनभुनाहट तन्मयता से सुन रहे थे। उर्मी भी ट्रे लिए खड़ी रह गई। ये क्या बात हुई? भला कार क्यों नहीं देंगे? आखिर हमारी भी कोई इज्जत मर्यादा है समाज में। खाली हाथ ठन गोपाल की तरह केवल दुल्हन लेकर आ जाएंगे क्या? बड़ी देर से सामने वाले सोफे पर सिर लटकाए और दोनों हाथों को घुटने पर टिकाकर बांधे हुए ध्रुव ने ऐसे चुप्पी तोड़ी जैसे किसी न्यूज चैनल पर आमंत्रित दिग्गज से कार्यक्रम का सूत्र संचालक काफी देर से प्रश्न पूछना चाह रहा हो, मगर वो अपनी बात कहने में इतना मशगूल हो कि उसे मुख्य मुद्दे से बीतराग हो गया हो। और मान लो उन्होंने शादी से ही इनकार कर दिया तो? इस सवाल के बाद तो सब एकनाथ को ऐसे देखने लगे जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आतंकवाद की समस्या का समूल नाश करने का अचूक उपाय बताने वाला हो। तो क्या नुकसान तो उन्हीं का होगा। अब तक जितने कार्यक्रम हुए हैं खर्चे लड़की वालों ने उठाए हैं। वे लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हैं कि एक कार के खर्चे के लिए बाकी का खर्चा बेकार जाने देंगे। दमयंती ने चैन की सांस ली और सांस लेते ही कमरे में फैली चाय की खुशबू उसकी नाक में गई। उसने उर्मिला की ओर मुखातिब होकर जैसे इस लंबी चली चर्चा को विराम देना चाहा हो। हाँ लाओ, इसी की तो दरकार थी। मगर ध्रुव कहीं बुझ सा गया। जैसे किसी ब्रांडेड शोरूम से बाइक पर कोई छूट नहीं मिल रही है तो बस इतनी सी बात पर दुकानदार से रूठकर किसी मामूली दुकान की मामूली बाइक खरीदने के लिए माँ बाप राजी कर रहे हों। या शायद उसे लड़की सच में पसंद थी।
उर्मिला खाली ट्रे लिए वापस किचन में आ गई। दाल को धोकर सिंक में उसका पानी गिराते हुए उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। इस 1 साल में झाड़ियां कुछ और उगाई थी। दिन की रोशनी में एक एक पत्ता ऐसे चमक रहा था जैसे पत्तों पर किसी ने मोम की परत चढ़ा दी हो। सूरज की किरणों को ऐसे प्रतिबिंबित कर रहा था कि आसपास की सब चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। पत्तों के बीच, जड़ों के आसपास, टहनियों के आर पार उर्मिला की नजरों ने सब जगह छान डाला, मगर वो चीज नजर नहीं आई जिसे उसकी निगाह अनजाने में ही खोज रही थी। घर के पिछवाड़े उगे इस जंगल से किसी को कोई मतलब नहीं था। वहां क्या उगता है, क्या आता है, क्या जाता है या क्या रेंगता है, किसी से नहीं। एक पंक्ति में बने घरों ने एक दीवार सी बना दी थी जिसके पीछे इन झाड़ियों ने आश्रय ले लिया था और सुकून का बसेरा बना रखा था। यहीं एक 2 मुंह वाला सांप उर्मिला को अक्सर दिख जाता था। उर्मिला को वह 2 मुंह वाला सांप अद्भुत लगता था। उसने उसे छोड़कर जीवन में कभी कोई 2 मुंह वाला जीव नहीं देखा था। आजकल जब उर्मिला अपनी बूढ़ी माँ से एकनाथ जी की बातें करती है तो उसकी माँ कहती है कि दहेज इंसान को भी 2 मुंह वाला सांप बना देता है। बैठक की आवाजें अब भी उर्मिला के कानों में पड़ रही थी। दाल चढ़ाकर उर्मिला खाली कप लेने बैठक की ओर गई तो एकनाथ जी अब भी गर्म मक्के की तरह फूट ही रहे थे। आखिर हमने भी तो ऋतु की शादी में कार दी ही थी ना, हम कहाँ पीछे हटे, आपने कहाँ दी थी। ऋतु ने मेरे लाख मना करने के बाद अपने फंड से पैसे निकालकर खुद खरीदी थी। ध्रुव से भी नहीं रहा गया और दमयंती के पल्लड़े को भारी करने के लिए 1 ग्राम बातें और अपनी तरफ से चर्चा की तराजू पर चढ़ा दी। हाँ, दीदी कह रही थी कि आज नहीं तो कल वो कार खरीदेगी ही। शादी में खरीदने से मामला भी सुलझ जाएगा। सारे पल्लड़ों को चित्त करते हुए जैसे एकनाथ ने अपना 2.5 किलो का हाथ ही तराजू पर रख दिया हो। हाँ, ओ दे या हम दे, कार तो लड़की वालों की तरफ से ही दी गई थी ना। अब मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ध्रुव की होने वाली पत्नी अपने खर्चे से कार मत खरीदे। कौन समझाए कि बिना दान दहेज के शादी नहीं होती। उर्मिला टेबल पर रखे कप उठाने झुकी तो उसने देखा कि सामने बैठे एकनाथ हरी लेनिन की शर्ट पहने हुए हैं और फुफकारते ही चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।